नमस्कार साथियों, शांतिपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम सफलता सीरीज में के तहत एक नया वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी 1 से लेके 15 तक एमसीक्यूज की, जो कि स्टेटमेंट बेस्ड थे। और आज हम चर्चा करने वाले हैं इससे आगे के एमसीक्यूज के बारे में, जो भी स्टेटमेंट से बेस्ड रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जिनकी परीक्षा में आने की संभावना बहुत रहती है। तो आप इनको अपने नोट डाउन करते रहें और अपनी तैयारी को जारी रखें, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। चलिए हम शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें पूछा जा रहा है डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में, है ना। द्विनिषेचन के बारे में, द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। तो इसमें कुछ ये स्टेटमेंट दे रखे हैं। जैसे पहला है यूनिक टू नॉन फ्लावरिंग प्लांट, गैर पुष्पीय पौधों में ही पाया जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है, तो ये गैर पुष्पीय पौधों में पाया जाता है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है इन्वॉल्व्स सिनगेमी, इसमें क्या सिनगेमी इन्वॉल्व रहती है। सिनगेमी का मतलब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होना, इसमें इन्वॉल्व होता है क्या। तीसरा स्टेटमेंट है इन्वॉल्व्स ट्रिपल फ्यूजन, क्या इसमें ट्रिपल फ्यूजन इन्वॉल्व रहता है। और प्रोड्यूस ए ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, है ना। तो देखिए यूनिक टू नॉन फ्लावरिंग प्लांट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट का मतलब, देखिए ये जो डबल फर्टिलाइजेशन की जो घटना है ना, ये एंजियोस्पर्म के अंदर पाई जाती है। एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म में फ्लावर आते हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो है गलत, ठीक है। और दूसरा है इन्वॉल्व सिनगेमी, तो हाँ इसमें सिनगेमी पाई जाती है। तो इसमें मतलब मेल और फीमेल गैमीट के बीच में फ्यूजन होता है, संयोग होता है, तो सिनगेमी इसमें होती है। तीसरा है इन्वॉल्व्स ट्रिपल फ्यूजन, तो इसमें ट्रिपल फ्यूजन भी होता है ना। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और प्रोड्यूस्ड ए ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये भी सही है। तो ये 3 स्टेटमेंट इसके सही हैं और पहला वाला स्टेटमेंट इसका गलत है। देखिए थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। सिनगेमी, सिनगेमी का मतलब होता है मेल प्लस फीमेल गैमीट का फ्यूजन, है ना। ये तो हो गया सिनगेमी। और एक है ट्रिपल फ्यूजन, तो ट्रिपल फ्यूजन में क्या होगा, तो एक मेल गैमीट होगा, मेल गैमीट प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई, इनके बीच में फ्यूजन होता है। तो क्योंकि इसमें मेल गैमीट और 2 पोलर न्यूक्लियाई इन्वॉल्व रहते हैं, तो इस वाले फ्यूजन में कुल मिलाकर 3 न्यूक्लियस इन्वॉल्व रहते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। आप कमेंट करके ये बताएंगे कि 2 जो पोलर न्यूक्लियाई हैं वो किस में पाए जाते हैं, है ना। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूं, एम्ब्रियो सेक या फीमेल गैमीटोफाइट की वह कौन सी सेल्स है या वह कौन सी कोशिका है जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, अर्थात वो कौन सी सेल है जो डिप्लॉयड होती है, आप ये कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं अपन। तो 17 में क्या दिया है, देखो सारे फैक्ट ये जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको नोट डाउन कर लें। और अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखो करेक्ट पूछा जा रहा है अबाउट फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बारे में कौन से कथन सही है। निषेचन, तो निषेचन के बारे में कौन से कथन सही है। पहला है, पहले स्टेटमेंट को देख लेते हैं। द पोलन ट्यूब रिलीज द 2 मेल गैमीट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड, है ना। पहला स्टेटमेंट है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म किसका, सिनर्जिड सेल का, है ना। तो देखिए इस तरीके से ये एग सेल और इसके दोनों तरफ सिनर्जिड सेल पाई जाती हैं। तो पोलन ट्यूब जब आती है इस तरीके से, तो यहां आके ये वस्ट हो जाती है और 2 मेल गैमीट को यहां ये रिलीज कर देती है। तो मेल गैमीट को रिलीज कहां किया गया है, तो साइटोप्लाज्म में किया गया है। साइटोप्लाज्म में, सिनर्जिड सेल के साइटोप्लाज्म में रिलीज किया गया है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो सही है।
दूसरा है द पोलन ट्यूब रिलीज द टू मेल गैमीट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द एंटीपोडल सेल। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा हुआ है सिनर्जिड सेल के साइटोप्लाज्म में दोनों मेल गैमीट को रिलीज किया जाता है, एंटीपोडल सेल के साइटोप्लाज्म में नहीं किया जाता। देखिए अगर मैं इसको ऐसे पूरा बना दूं तो एंटीपोडल सेल यहां मिलती है और सेंट्रल सेल ये बीच वाली जिसमें दो पोलर न्यूक्लियाई है, तो यही सेंट्रल सेल है ना, ये तो डिप्लॉइड होती है। और ये जो एंटीपोडल सेल है ये कहां मिलती है, तो ये चलेजा एंड पर मिलती है। और ये तीन सेल मतलब 1 एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल मिलकर बनाती हैं माइक्रोपाइल एंड पर, माइक्रोपाइल एंड पर ये बनाती है एग एपरेटस। ठीक है, तो स्टेटमेंट बी गलत है। तीसरा देख लेते हैं, सिनगेमी गिव्स ए डिप्लॉइड सेल जाइगोट, है ना, तो ये स्टेटमेंट सही होगा। देखिए इधर मेल गैमीट प्लस फीमेल गैमीट, सॉरी फीमेल गैमीट, ये जब दोनों मिलते हैं ना तब जाइगोट बनता है। और जाइगोट तो याद रखना है हमेशा द्विगुणित होता है ना, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। संयोग मतलब सिनगेमी के द्वारा द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है, बात तो ये सही है। और डी पर जो स्टेटमेंट दिया है इसमें लिखा है ट्रिपल फ्यूजन गिव्स ए ट्रिप्लॉइड, देखो ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इन द सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल, है ना। तो इधर देखिए, थोड़ा सा इधर देख लेते हैं अब। ये जो दो मेल गैमीट रिलीज हुए ना, एक मेल गैमीट सबसे पहले जाके किसके साथ मिला, ये जो 2n जो सेल है ना, सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल, इसके अंदर जो दो पोलर न्यूक्लियाई है, इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ ये जाके फ्यूज हो जाता है। इस तरीके से तो इनकी संख्या हो जाएगी अब 3, तो ये हो जाएगा 3n। और ये जो 3n बनेगा वो होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, जो आगे चल के क्या बनाएगा, ये आगे चल के बनाता है एंडोस्पर्म। तो क्वेश्चन आता है एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होगा, 3n होगा। यहां से क्वेश्चन आता है ना। तो एंडोस्पर्म से पहले की जो स्ट्रक्चर है उसे कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये कैसे बनता है, तो एक मेल गैमीट और दो पोलर सॉरी दो पोलर न्यूक्लियाई के गैमीट आपस में मिलकर 3n प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाते हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसमें जो राइट स्टेटमेंट होंगे वो होगा ए, सी और डी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, देखो इनकरेक्ट देखना है अब। अबाउट द एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के लिए कौन सा कथन इनमें से गलत है, कौन सा कथन इनमें से गलत है एंडोस्पर्म के लिए। ठीक है, एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, देखो एम्ब्रियो मतलब भ्रूण, विकसित होने वाले एम्ब्रियो को ये जो एंडोस्पर्म है वो न्यूट्रिशन देता है। ये बात सही है, इसका काम न्यूट्रिशन देना है। एंडोस्पर्म का काम है एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, है ना। तो देखिए ये भी याद रखना है हमें, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने से पहले ही एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो जाता है, क्योंकि इसको इसे भोजन उपलब्ध कराना है, इसको पोषण उपलब्ध कराना है, ऐसा इसलिए होता है। अगला है द कोकोनट वाटर इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ये बात भी सही है। नारियल का जो पानी है जिसे हम पीते हैं वो एंडोस्पर्म होता है और उसका निर्माण केवल फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के द्वारा होता है और उसमें बॉल का फॉर्मेशन नहीं होने से सेल्स नहीं बन पाती हैं, इसीलिए वो लिक्विड फॉर्म में रहता है और हम उसे कहते हैं कोकोनट वाटर, जो किससे बना, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है ना। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से ही वो बनता है। ठीक है, दूसरा व्हाइट कार्नेल इन कोकोनट इज द सेल्यूलर एंडोस्पर्म, ये भी बात सही है। देखिए जो नारियल होता है जिसमें हम एक तो उसका पानी पीते हैं, तो एक उसका जो गूदा है उसे हम खाते हैं जो सफेद कलर का होता है, दोनों ही एंडोस्पर्म है। इसका मतलब नारियल का एंडोस्पर्म खाया भी जाता है और पिया भी जाता है, दोनों ही काम होते हैं।
तो यहां पर जो बात आती है ना, ये जो सफेद वाला भाग है ये कोशिकीय एंडोस्पर्म का भाग है। इसमें भी क्या होता है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ना, उसमें सेल डिवीजन होता है, साथ में बॉल का फॉर्मेशन भी हो जाता है, इसलिए वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हम इसे सेल्यूलर एंडोस्पर्म कहते हैं। अगला स्टेटमेंट है, इट इज एन आउटकम ऑफ सिनगेमी, आउटकम ऑफ सिनगेमी, है ना, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, देखिए सिनगेमी का मतलब हुआ मेल गैमीट प्लस फीमेल गैमीट, इनका जब फ्यूज होगा तब बनेगा जायगोट, और जायगोट से बनेगा एम्ब्रियो। एक तो बात हुई ये। अब बात आती है कि ये जो एंडोस्पर्म है, ये एंडोस्पर्म किससे बनता है, तो आपको याद क्या रखना है, एंडोस्पर्म बनता है मेल गैमीट, तो एक तो मेल गैमीट भाग लेता है इसमें, एक सिंगल, प्लस दो क्या भाग लेंगे इसमें, पोलर न्यूक्लियाई, दो पोलर न्यूक्लियाई भाग लेते हैं, तो दो पोलर न्यूक्लियाई प्लस एक मेल गैमीट, तो ये हो गए 3, तो 3n बनेगा एंडोस्पर्म। इसका मतलब जो एंडोस्पर्म बनता है ये किससे बनता है, ये तो ट्रिपल फ्यूजन से बनता है, ट्रिपल फ्यूजन से बनता है, मतलब त्रिक संलयन से बनता है, त्रिक संलयन, त्रिक संलयन होने से बनता है एंडोस्पर्म, और सिनगेमी से बनता है एम्ब्रियो। याद क्या रखना है, एम्ब्रियो किससे बना, सिनगेमी से, एंडोस्पर्म किससे बना, त्रिक संलयन से। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर ये 3 स्टेटमेंट सही हैं, ए बी और सी, और डी वाला है गलत। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 19, और इसमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द एम्ब्रियो। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एम्ब्रियो के बारे में बात कर रहे हैं। एम्ब्रियो का मतलब भ्रूण, भ्रूण के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, सही कथन पहचानना है, सही कथन की बात हो रही है। पहला स्टेटमेंट कहता है ए टिपिकल मोनोकोटिलिडन एम्ब्रियो possess ओनली वन कोटिलिडन, है ना, एम्ब्रियो की बात हो रही है कि एक विशिष्ट एक बीजपत्री भ्रूण में केवल एक बीजपत्र होता है, एक बीजपत्र होता है। देखो पता ही लग रहा है कि एक बीजपत्री की बात हो रही है, तो एक बीजपत्र तो हो गई, है ना। दूसरा है ए टिपिकल डाइकोटिलिडन्स एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कोटिलिडन्स, तो इसमें एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी और इसमें 2 कोटिलिडन्स होंगे, है ना। एक विशिष्ट द्विबीजपत्री भ्रूण में भ्रूण अक्ष होगी और 2 बीजपत्र होंगे। तीसरा है द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस एबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन्स इज द मीसोकोटिल, बीजपत्रों के ऊपर भ्रूण अक्ष का भाग मीसोकोटिल कहलाता है। देखो ये कोई टर्म नहीं है, ये तो कोई टर्म है नहीं, एपिकोटिल और हाइपोकोटिल तो होते हैं, इसका मतलब ये बात तो बिल्कुल गलत है। चौथा है द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडन्स इज द एपिकोटिल, बीजपत्र के नीचे भ्रूण अक्ष का भाग एपिकोटिल कहलाता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसे एम्ब्रियो की एक्सिस मान लूं तो ऊपर वाला भाग होगा एपिकोटिल और नीचे वाला भाग होगा हाइपोकोटिल, है ना। एपिकोटिल ऊपर वाला है तो ये तो होगा अपर साइड में और ये होगा लोअर साइड में, तो इसका मतलब ये गलत है ना। बीजपत्रों के नीचे, नीचे थोड़ी है ये, नीचे एपिकोटिल नहीं होता, नीचे हाइपोकोटिल होता है, ऊपर की तरफ होता है एपिकोटिल। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 और इसमें बात हो रही है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन आपको इसमें से पहचानना है। एम्ब्रियोज ऑफ मोनोकोटिलिडन्स possess only one cotyledons इन द ग्रास फैमिली, घास कुल में या ग्रेमिनी कुल में, इसे पोएसी भी कहते हैं, तो ग्रेमिनी कुल में कोटिलिडन्स इज कॉल्ड स्कुटेलम। देखिए पहली बात क्या है
कि एक बीजपत्री पौधे के भ्रूण में केवल एक बीजपत्र होता है और एक बीजपत्री पौधे जो ग्रास है उनके उस बीजपत्र को क्या कहते हैं, स्कुटेलम कहते हैं। इसका मतलब ए और बी तो सही है। ठीक है, अगला, रेडिकल इज एनक्लोज्ड इन एन अनडिफरेंशिएटेड सीथ कॉल्ड कोलेराइजा। मूलांकुर एक असंविभाजित आवरण कोलोराइजा से घिरा होता है। और डी पर दे रखा है, शूट अपेक्स एंड ए फ्यू लीफ प्रिमोडियल आर एनक्लोज्ड इन ए होलो फोलियर स्ट्रक्चर द कोलियोप्टाइल। अंकुर शीर्ष और कुछ पत्ती कलिकाएं एक खोखली पत्तीनुमा संरचना कोलियोप्टाइल से बंद रहती हैं। तो इसका मतलब ये सी और डी ये भी सही है। इसका मतलब ए से लेके और डी तक ये चारों के चारों स्टेटमेंट कैसे हैं, ये चारों के चारों स्टेटमेंट ट्रू हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में एज इट इज ये दे रखे हैं, तो एनसीईआरटी बेस्ड ही ये सारे क्वेश्चन हैं, इसीलिए इन क्वेश्चन के किसी भी एग्जाम में आने की संभावना बहुत अधिक रहती है। आप किसी भी टीजीटी, पीजीटी या एमपी वर्ग एक या कोई भी एग्जाम, एमपी सेट की परीक्षा जो होने वाली है जनवरी में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इनको एक बार नोट डाउन करके रखें। ठीक है, अगला प्रश्न है, एंजियोस्पर्मिक सीड मतलब आवृतबीजी पादपों का जो बीज है उससे संबंधित विशेषताएं पूछी जा रही हैं। तो देखिए पहला है, इज ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। तो देखिए फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल किसमें कन्वर्ट होगा, सीड में। ओवरी किसमें कन्वर्ट होगी, फ्रूट में, है ना, याद रखना है। तो ये बात, इसका मतलब ये तो सही है, एक निषेचित बीजांड होता है ये, है ना। बीजांड को हम और किस नाम से जानते हैं, आप ये कमेंट में लिखेंगे। दूसरा, मे बी एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस। यह एल्ब्यूमिनस या फिर नॉन एल्ब्यूमिनस प्रकार के हो सकते हैं। एंजियोस्पर्मिक सीड की बात हो रही है, तो ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा है, मे कंटेन्स परसिस्टेंट न्यूक्लियस कॉल्ड पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म की बात हो रही है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और अगला है, इज ए राइपेंड ओवरी, यह पका हुआ अंडाशय है। देखिए ये स्टेटमेंट तो गलत है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल से सीड बनता है, ओवरी से फ्रूट बनता है। तो ये जो ओवरी है ये सीड में कहीं से कहीं रिलेटेड नहीं होगी, तो ये स्टेटमेंट इसका गलत होगा। ठीक है, पेरिस्पर्म कहां पाया जाता है, पेरिस्पर्म किसमें पाया जाता है, प्लीज आप कमेंट में बताएंगे। पेरिस्पर्म, ये पेरिस्पर्म क्या होता है और किसमें पाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये सीड के बारे में चर्चा है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 22, एज ओव्यूल्स मैच्योर इनटू सीड। ओव्यूल्स किसमें मैच्योर हो गया, सीड में। द ओवरी डेवलप्स इनटू ए फ्रूट, और ओवरी किसमें डेवलप होती है, फ्रूट में। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट पहचानना है अबाउट फ्रूट, फ्रूट के बारे में। जब बीजांड बीज बनाते हैं तो अंडा से फल में बदल जाता है, फलों के बारे में सही कथन को चुनना है। पहला क्या कह रहा है, मोस्ट फ्रूट डेवलप्स ओनली फ्रॉम द ओवरी एंड आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। देखिए मोस्ट फ्रूट डेवलप्स ओनली फ्रॉम द ओवरी, केवल ओवरी से बनने वाले फलों को हम असत्य फल कहते हैं या फॉल्स फ्रूट कहते हैं, ये बात तो है गलत। देखिए अगर केवल ओवरी से फ्रूट बनता है तो हम उसे कहते हैं ट्रू फ्रूट, है ना। ये होते हैं सत्य फल, सत्य फल जैसे आम। और ओवरी के अलावा जैसे पुष्पासन, पुष्पासन भी किसको में कन्वर्ट हो जाए, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए तो हम उसे कहते हैं असत्य फल।
असत्य फल। एग्जाम्पल आपको क्या याद रखना है, जैसे सेब है, नाशपाती है, ये असत्य फल होते हैं, है ना। तो सत्य फल केवल ओवरी से बनने वाले जो फल हैं उनको हम सत्य फल कहते हैं, और ओवरी के अलावा पुष्पासन से अगर पुष्प सॉरी फल का निर्माण होता है तो हम उसे असत्य फल कहते हैं। सेब और नाशपाती असत्य फल के उदाहरण हैं। और आम है, जैसे बेर है, इस तरीके के ये फल हैं वो ट्रू फ्रूट कहलाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत होगा। अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं, द फ्रूट्स में बी फ्लैसी और ड्राई फल मांसल या शुष्क दोनों हो सकते हैं। तो ये बात तो सही है ना। ड्राई फ्रूट भी होते हैं और फ्लैसी फ्रूट भी होते हैं। द बॉल ऑफ द ओवरी डेवलप्स, ओवरी की बॉल किसमें डेवलप्स होती है, बॉल ऑफ द फ्रूट कॉल्ड पेरिकार्प। तो पेरिकार्प बनाती है, ये बात भी सही है। ओवरी की जो बॉल है वो पेरिकार्प का फॉर्मेशन कर देती है। इफ डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ये भी बात सही है ना। ऐसे फ्रूट जो बिना निषेचन के बनते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं, हम उन्हें पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। अनिषेक फलन, है ना। तो अनिषेक फल कहलाते हैं वो। यदि निषेचन के बिना फल बनते हैं तो उन्हें पार्थेनोकार्पिक या अनिषेक फल कहते हैं। ये बात भी सही है ना। तो ये तीन स्टेटमेंट बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर सही है, और पहला स्टेटमेंट गलत है। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 23, और बात किसके बारे में हो रही है, एपोमिक्सिस के बारे में हो रही है। चूज द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस के बारे में बात हो रही है, इसमें कौन सा कथन सही होगा। तो देखिए इसमें वही चार ऑप्शन दे रखे हैं। निषेचन के बिना बीज बनता है, निषेचन के बिना बीज बनता है। एपोमिक्सिस में निषेचन के बिना बीज बनता है। इसका मतलब एपोमिक्सिस में क्या नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा। और जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब इसमें गैमीट इन्वॉल्व नहीं होंगे, यह अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। देखो करेक्ट ऑप्शन पहचानने हैं। निषेचन के बिना बीज बनता है, बात सही है। और अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही प्रकार है, तो ये बात भी सही है। क्रिएट्स जेनेटिक वेरिएशंस बिटवीन पेरेंट्स प्लांट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग। देखिए अगर गैमीट नहीं बने, मियोसिस नहीं होगा तो गैमीट नहीं बनेगा, और जब गैमीट नहीं बने तो क्या नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर वेरिएशन कहां से आएंगी, है ना। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर वेरिएशन नहीं आएंगी, क्योंकि वेरिएशन आने के लिए तो जिम्मेदार कौन सा रिप्रोडक्शन होगा वेरिएशन के लिए। तो वेरिएशन के लिए जिम्मेदार होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां हो नहीं रहा। और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो वेरिएशन नहीं आएंगी। तो स्टेटमेंट जो सी है वो कहता है कि इसमें जेनेटिक वेरिएशन या आनुवांशिक विविधता उत्पन्न करता है एपोमिक्सिस। तो ऐसा नहीं होता, ये स्टेटमेंट गलत है। ए सही है, बी सही है। और अगला है इज नॉट ए नेचुरल प्रोसेस, यह एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है, तो ये भी गलत है। ये नेचुरल प्रोसेस ही है एपोमिक्सिस, है ना। तो इसमें देखो एपोमिक्सिस एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और विविधता इसके द्वारा नहीं उत्पन्न होती है, क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है ना। तो एपोमिक्सिस के बारे में ये बातें हुई हैं। एपोमिक्सिस में क्या होगा, सीड का फॉर्मेशन होगा, है ना। मियोसिस, गैमीट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, अर्धसूत्री विभाजन, युग्मकों का निर्माण और निषेचन की क्रिया नहीं होती है। इसका मतलब जेनेटिक आनुवांशिक वेरिएशन विविधता नहीं आएगी,
क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मियोसिस ही नहीं हुआ है, गैमीट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो ऐसा कुछ इसमें नहीं होने वाला है। इसका मतलब एपोमिक्सिस के बारे में ये दो स्टेटमेंट सही हैं और सी और डी गलत है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 24। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू? नॉट ट्रू, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? तो यह है प्रश्न नंबर 24। आप ये स्टेटमेंट अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लें। तो देखिए, पहला है पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीसीज कॉजेस सीवियर एलर्जी। एलर्जी किसके द्वारा? पोलन ग्रेन्स के द्वारा एलर्जी। कई प्रजातियों के परागकण गंभीर एलर्जी उत्पन्न करते हैं। करते हैं, सही बात है। एलर्जी उत्पन्न करने वाला एक पादप जिसका नाम है पार्थेनियम। पार्थेनियम को अपन कहते हैं गाजर घास। ये गाजर घास का जो पौधा है वो आयातित हुआ है, इंपोर्ट हुआ है, विदेशों से आया, आयातित हुआ किसके साथ? गेहूं के बीज के साथ ये आ गया और ये कई लोगों में क्या उत्पन्न करता है? एलर्जी उत्पन्न करता है। एलर्जी के कैरेक्टर में अगर बात करें तो श्वसन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सूजन आ जाती है, अस्थमा हो सकता है, बार बार खांसी आना, छींक आना, अस्थमा या दमा हो जाता है। ये इसके क्या है? लक्षण हैं। आपसे ये पूछ सकता है पार्थेनियम पादप किसके साथ आयातित हुआ था? तो गेहूं के साथ आयातित हुआ था और इसके पोलन की वजह से क्या होती है? कुछ लोगों में पोलन ग्रेन्स इसके क्या करते हैं? एलर्जीज उत्पन्न करते हैं, है ना? तो ये तो बात सत्य है ना? अगला, स्टोर्ड पोलन ग्रेन्स इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। तरल नाइट्रोजन में संग्रहित परागकण फसल प्रजनन कार्यक्रम में उपयोग किए जा सकते हैं। जैसे हम स्पर्म को लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं, ऐसे ही हम पोलन को भी रख सकते हैं एज ए पोलन बैंक के रूप में। और इसमें जो लिक्विड नाइट्रोजन काम में ली जाती है, ये जो लिक्विड नाइट्रोजन है, तो इसका टेम्परेचर होता है 196 डिग्री सेल्सियस -196 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। इसे कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसमें पोलन को अपन स्टोर करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, एज ए पोलन बैंक के रूप में, एज ए पोलन बैंक के रूप में करते हैं हम क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो ये इसका है। अगला स्टेटमेंट है टेपिटम हेल्प्स इन द डिहीसेंस ऑफ एंथर। मैंने आपको पहले बताया था एंथर का जो डिहीसेंस है, एंथर के डिहीसेंस में इन्वॉल्व रहती है 3 बॉल। इनका काम जैसे एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर। तो और बेसिकली इनमें से भी इन्वॉल्व कौन रहती है? एंडोथीशियम, क्योंकि इस एंडोथीशियम की जो सेल हैं उनमें अल्फा सेल्यूलोज से बनी रेशेदार पट्टियां पाई जाती हैं और जिनकी वजह से ये क्या कराती हैं? ये डिहीसेंस कराती हैं एंथर का। तो ये बात गलत है। और अगला है इंटाइन ऑफ पोलन ग्रेन्स इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। देखिए भैया, स्पोरोपोलेनिन से तो एक्साइन बनता है, तो इंटाइन किससे बनता है? तो इंटाइन तो बनता है सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन का, सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनता है इंटाइन। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो अब राइट आंसर क्या आएगा? ए और बी तो सही है, सी और डी गलत है। और हमसे क्या पूछा जा रहा है? नॉट ट्रू। कौन कौन से हैं? तो हमारा आंसर आएगा सी एंड डी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी एंड डी। ये दोनों कथन कैसे हैं? गलत है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 24। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू पॉलिनेशन। पॉलिनेशन से संबंधित बातें
पूछी जा रही हैं और हमें भी क्या पहचानना है, करेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है पॉलिनेशन का। पहला है पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग एबायोटिक पॉलिनेशन। अजैविक परागण में वायु द्वारा परागण अधिक सामान्य है, ये बात सही है ना। और पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट। फूलों वाले पौधों में जल द्वारा परागण बहुत दुर्लभ होता है, ये बात भी सही है। फ्लावर्स प्रोड्यूस फॉल ऑर्डर टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल्स टू गेट पॉलिनेटेड। कुछ फूल मक्खियों और भृंगों को आकर्षित करने के लिए दुर्गंध युक्त गंध उत्पन्न करते हैं, बात तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये गिफ्ट के रूप में एज ए पारितोषिक उपलब्ध कराते हैं। एमोंग द एनिमल्स इंसेक्ट पर्टिकुलरली बीज आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। प्राणियों में कीट विशेषकर मधुमक्खी प्रमुख जैविक परागकारी होता है, बहुत ही मोस्ट लाइन है। तो इसका मतलब इसके तो चारों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, चारों स्टेटमेंट एकदम राइट है। इस प्रकार ये चारों आप नोट डाउन कर लें। और इनमें से भी ये डी वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से तो क्वेश्चन आता ही है ना। ठीक है, देखो विंड पॉलिनेशन बहुत ये सामान्य सा है एबायोटिक का, और वाटर पॉलिनेशन बहुत ही कम पुष्पीय पादपों में होता है ना। और कुछ फूलों में मक्खियों और भृंगों को आकर्षित करने के लिए, देखो अगर इंसेक्ट के द्वारा या बायोटिक कोई भी एजेंट है उसके द्वारा अगर किसी प्लांट में पॉलिनेशन की घटना होती है तो उस प्लांट के फ्लावर को उस एजेंट को, जैसे मधुमक्खी हो, कीट पतंगे हो, भृंग हो, कोई भी हो, उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट तो देना पड़ेगा, इसीलिए वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये फ्लावर क्या है, ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, है ना। ये नेक्टर प्रोवाइड कराते हैं, तो इसी वजह से वो जो बायोटिक एजेंट है वो एक फ्लावर की तरफ आते हैं। तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25। इसी प्रकार के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप संदीपनी क्लासेस के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, अच्छा सा कमेंट करते रहें। इसी प्रकार के और वीडियो आपको मिलते रहेंगे और आपकी तैयारी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आपके सिलेक्शन को श्योर करने की पूरी संभावना रहेगी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए संदीपनी क्लासेस के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।